दोस्त यश सिंह बोल रहा हूँ दोस्तों। मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। दोस्तों, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज भारत की जनता को जो सरकार मिली हुई है वह बहुत ही कमज़ोर सरकार मिली हुई है भारत की जनता को। दोस्तों, मुझे पता है कि आपको बहुत आश्चर्य फील हो रहा होगा कि मैं ये कैसी बात कह रहा हूँ। मुझे भी पता है दोस्तों कि 2014 के बाद से जो मोदी सरकार बनी है वह जो पूर्ण मेजॉरिटी के साथ सरकार बनी है। फिर इसी मोदी सरकार को भारत की जनता ने भर भर के वोट दिए और 2019 में और ज़्यादा सीटें दी और बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी के साथ में 2019 में ये सरकार बनी। ठीक है, लेकिन फिर मैं इस सरकार को कैसे बहुत ही कमज़ोर और निकम्मी सरकार कह रहा हूँ भारत के लोगों के लिए, इस चीज़ को समझने के लिए आप साथ बने रहिए तो आपको मैं पूरा मामला खोल कर समझाता हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैं ये सदा से कहता हूँ कि राजनीति जो है ये किसी भी पर्सनल कमेंट करने की चीज़ नहीं होती है। राजनीति में हर दल, हर पॉलिटिकल पार्टी जो है अपने आप को यह सिद्ध करने में लगी रहती है कि हम जो है इस देश को ज़्यादा बेहतर चला सकते हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी, हर पॉलिटिकल लीडर, हर पॉलिटिकल जो नेता है वो यही कहता है कि मैं उस नेता से ज़्यादा बेहतर जो है इस कार्य को कर सकता हूँ। हर पॉलिटिकल पार्टी कहती है कि मैं इस देश को, इस राज्य को दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से ज़्यादा अच्छी तरीके से चला सकता हूँ और अपने एजेंडे भी बताती है। तो दोस्तों, पॉलिटिक्स जो है इसके अंदर में कोई भी पर्सनल चीज़ें नहीं होती है। हर एक पॉलिटिकल पार्टी हो या राजनेता हो, सभी अपने आप को यही प्रूव करते हैं कि ये जो समाज की जो सेवा का जो कार्य है वो हम बेहतर कर सकते हैं। तो इसी हिसाब से जो है आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि मोदी जी जो आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार से चला रहे हैं, चुनावी मशीन के रूप में जो चला रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, ठीक है, इसका मैंने जो है हमेशा ये बहुत ही पॉजिटिव सेंस के साथ गुणगान किया है दोस्तों। मैंने हमेशा से ये समझा है और ये कहा भी है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वह चुनाव जीतने की एक अच्छी मशीन है दोस्तों। और मोदी जी ने इस मशीन को अच्छा बना रखा है कि ये कंटिन्यूअसली जो है चुनाव जीतती जाती है। मैं मानता हूं दोस्तों कि बहुत से लोग होंगे जो ये कहेंगे मुझे कि ये चुनाव जो जीतते जा रही है मोदी सरकार, ये तो ईवीएम को सेट करके, ईवीएम को मैनिपुलेट करके, वोट को मैनिपुलेट करके जो है सरकार अपना जीत दर्ज करती है हर चुनाव में, हर राज्य चुनाव में, केंद्र चुनाव में। ये मैं भी मानता हूँ दोस्तों, लेकिन मोदी सरकार ने जो राजनीति के अंदर में एक नया जो प्रचलन बनाया है भारतवर्ष की राजनीति में, वह बिल्कुल ही एक नई मिसाल कायम करके बताया है भारतवर्ष में कि साम दाम दंड भेद, यानी कि कुछ भी आप जो है मत छोड़िए आप पॉलिटिक्स में वोट पाने के लिए। ठीक है, चाहे आपको झूठे वादे करने पड़े, आपको झूठ बोलना पड़े, आपको जनता के सामने जुमले बोलने पड़े, ठीक है, जिसे आप बाद में निभाए ना निभाएं, हाँ, इसकी कोई फिक्र मत कीजिए और आप झूठ पर झूठ बोलिए। आप जो है विपक्षी दल है, ठीक है, उनके जो अच्छे, जो भी पॉलिटिकल लीडरान हैं या जो भी मजबूत आपको लीडर दिखाई देते हैं, उनके ऊपर ईडी, सीबीआई, हाँ, इनकम टैक्स के जो केस लगाइए और उनको जो है उस पाले से अपने पाले में मिलाइए। जिन लोगों को आप भर भर के गालियां देते थे उनको जो है आप अपने वॉशिंग मशीन में साफ करके और भारतीय जनता पार्टी में मिला के आप उन्हें बहुत ही अच्छा व्यक्ति बताइए। तो आज की तारीख में मैं ये बिल्कुल खुलेआम कह रहा हूँ दोस्तों कि मोदी जी जो चुनावी मशीनरी जो बना रखी है मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी को,
इसका तो कोई दूसरा मिसाल भारत के इतिहास में या भारत की राजनीति के इतिहास में कोई भी नहीं मिलेगा और कोई भी पार्टी नहीं मिलेगी दोस्तों। तो आज भी जो है यही साम दाम दंड भेद चला कर रखा हुआ है मोदी जी ने, और इस प्रकार से चुनावी मशीन बना रखी है भारतीय जनता पार्टी को, ठीक है। और ये अपना जो है चुनाव जीतते जा रहे हैं दोस्तों। अब चाहे ये गलत तरीके से जीतते हैं या सही तरीके से, ये तो आप सब आपके सामने की बातें हैं दोस्तों। लेकिन लेकिन ये जो चुनावी मशीन बना रखी है मोदी जी ने, मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि चुनावी मशीन बनाकर चुनाव जीतते रहना एक अलग चीज़ है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद में एक सरकार बनाना जो कि देश के हित में और राज्य के हित में कार्य करे, ठीक है, वह सरकार जो है वह वह सरकार मोदी जी कभी नहीं बना सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब समझिएगा कि पॉलिटिकल पार्टी को एक चुनावी जीतने की मशीन बनाना एक अलग बात है, लेकिन एक सरकार मजबूत बनाना, ठीक है, चुनाव जीतने के बाद जो जनता के लिए काम करे, देश को प्रगति पथ पर लेकर आए, ठीक है, देश को डेवलपमेंट प्रदान करे, ये होना एक अलग चीज़ होती है दोस्तों। और मुझे कहते हुए बहुत ही दुख हो रहा है दोस्तों कि मोदी जी जो है बिल्कुल नाकाबिल प्रधानमंत्री सिद्ध हुए हैं भारतवर्ष के लिए। और यही जो है ट्रैक रिकॉर्ड मोदी जी का गुजरात में भी रहा है दोस्तों, जब मोदी जी ने गुजरात में सरकार चलाई थी, ठीक है। अब मोदी सरकार जो है किस प्रकार से इतनी कमज़ोर सरकार है, ठीक है, ये आपके सामने पूरी विवेचना करते हैं दोस्तों। आपने देखा होगा कि भारतवर्ष में आज जो होम मिनिस्टर, जो सबसे इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो रहती है होम मिनिस्टर के पास में, आज जो होम मिनिस्टर बन के घूम रहे हैं भारतवर्ष में, उनके खुद के ऊपर में कितने कितने प्रकार के जो केसेस चले हुए हैं, ठीक है, यानी कि कितना दाग लगा हुआ है उनके ऊपर, वो होम मिनिस्टर बने हुए हैं दोस्तों। और होम मिनिस्टर हो गया आपका भारतवर्ष में गृह मंत्री। गृह मंत्री और गृह मंत्रालय गृह मंत्री और गृह मंत्रालय के अंतर्गत ही आपने देखा होगा कि बृजभूषण शरण सिंह जैसे लोग जो हैं वो पनप रहे हैं दोस्तों। जब ओलंपिक जीते हुए खिलाड़ियों ने खुलेआम ये कहा था दिल्ली में कि किस प्रकार की गलत हरकतें, ठीक है, उनकी इज्जत के साथ की गई है, उसके बावजूद जो है होम मिनिस्ट्री ने बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर में, ठीक है, जो है कोई एक्शन नहीं लिया, ठीक है। उसके बाद में आप देख रहे होंगे 2014 के बाद से कितने प्रकार के जाति जातिवाद के इतने और धार्मिक मसलों पर इतनी लड़ाइयाँ और इतने दंगे हुए हैं भारतवर्ष में 2014 के बाद में, वह कभी पहले नहीं हुआ दोस्तों। तो आप देख लीजिए कि मोदी सरकार को जो आज होम मिनिस्टर मिला हुआ है, वह खुद एक दागी है व्यक्ति के रूप में सामने आता है, ये मीडिया में खबरें हैं। और इस इतनी ही कमजोरी से आज होम मिनिस्ट्री चल रही है कि इतने प्रकार के जातिवाद के दंगे, इतने प्रकार के जो है आप देखते होंगे महिला उत्पीड़न के, इतने प्रकार के जो है आप देखते होंगे कि पुलवामा कांड हो गया था, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं, इनको देखते हुए आप खुलेआम कह सकते हैं कि कितना कमज़ोर होम मिनिस्टर आज मिला हुआ है भारतवर्ष को। पहले होम मिनिस्टर जो हुआ करते थे, चाहे आप बीजेपी के समय की बात कर लीजिए, चाहे कांग्रेस के समय में, चाहे पी चिदम्बरम का नाम लीजिए जब होम मिनिस्टर थे वो, या आप बात कर लीजिए जो है जब बीजेपी के समय में होम मिनिस्टर हुआ करते थे जो लोग, वो कितने मजबूत हुआ करते दोस्तों। इसी बीजेपी सरकार में कुछ समय जो पारीकर साहब होम मिनिस्टर रहे, वो तो बहुत मजबूत होम मिनिस्टर रहे, उन्होंने रक्षा मंत्रालय भी संभाला।
तो इस प्रकार के लोग जो हैं आज मिसिंग है दोस्तों। ठीक है, तो ये होम मिनिस्ट्री की बात हो गई। अब दूसरी आप ले आइए कि मोदी जी को जो है प्रॉपर मिनिस्ट्रान ही नहीं मिलते हैं दोस्तों। मोदी मोदी जी के पास में पहले एजुकेशन मिनिस्टर जो मिली हुई थी मोदी जी को, वह थी आपकी जो बोलते हैं कि सास बहू में काम की हुई जो एक्टर हैं, ठीक है, जिनका खुद का कोई एजुकेशन का कुछ पता ठिकाना नहीं था, वह भारत के एजुकेशन मिनिस्टर बनी हुई थी। ठीक है, तो मोदी जी के पास में प्रॉपर लोग होते कहाँ हैं दोस्तों। फिर इसी प्रकार आप आ जाइए भारत की फाइनेंस मिनिस्टर जो मोदी जी ने बना रखा है, निर्मला सीतारमण जी को। ठीक है, तो भारत के पास में पहले कैसे फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। आपने देखा होगा कांग्रेस के समय में कि खुद जो भारत के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, वह खुद कितने बड़े इकोनॉमिस्ट थे। पहले प्रणब रॉय जैसे इकोनॉमिस्ट जो है फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे भारत के। हाँ, पहले जो है जब बीजेपी और वाजपेयी का समय था, उस समय भी आपने देखा होगा कि जो फाइनेंस मिनिस्टर जो थे आपके, ठीक है, तो बहुत ही बड़े आईएएस अफसर जो हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, यशवंत सिन्हा जी। ठीक है, तो इस तरह के लोग जो भारत के फाइनेंस मिनिस्ट्री को संभालते थे, आज फाइनेंस मिनिस्टर जो निर्मला सीतारमण जी बनी हुई है, उन्होंने कभी फाइनेंस की पढ़ाई नहीं की, उनको कोई जानकारी नहीं है। वह खुद जो है एक हिस्ट्री या पता नहीं कुछ आर्ट्स पढ़ के आई हुई हैं और भारत की फाइनेंस मिनिस्ट्री संभाल रही है। इसी प्रकार आप देख लीजिए रिजर्व बैंक का एक ढंग का गवर्नर आज तक मोदी सरकार को नहीं मिला है। हाँ, आप देखा ही है कि शक्तिकांत दास जो खुद इतिहास पढ़ के आईएएस बैच के अफसर हैं, उन्हें जो है फिर जबरदस्ती बना दिया गया था आरबीआई का गवर्नर। जो अच्छे लोग गवर्नर के पद पर आए थे भारतवर्ष में, वो लोग खुद अपने पद को त्याग करके चले गए मोदी सरकार से। तो भारत को जो है ना अच्छा फाइनेंस मिनिस्टर मिलता है, ना अच्छा होम मिनिस्टर मिलता है। ठीक है, इसी तरह आप न आरबीआई का गवर्नर अच्छा मिलता है। आप रक्षा मंत्रालय की बात कर लीजिए। रक्षा मंत्रालय में मैं ज़रूर मानता हूँ कि राजनाथ सिंह जी एक अच्छे मंत्री साबित हो सकते थे, लेकिन वही बात है कि मोदी जी जो है वन मैन शो है, वो किसी और को तो चलने देते नहीं है दोस्तों। ठीक है, मोदी जी खुद ही जो है सारा कुछ डिसीजन लेते हैं अपनी सरकार में बैठ के, तो कहाँ से अच्छा जो है परफॉर्मेंस दिखा सकें राजनाथ सिंह जी। लेकिन पहले तो रक्षा मंत्री भारत में जितने भी हुए, चाहे बीजेपी की सरकार हो और चाहे कांग्रेस की सरकार हो, आपने देखा होगा बहुत ही मजबूत पर्सनालिटीज़ जो बहुत मजबूत हुआ करती थी उन लोगों की, वह रक्षा मंत्री हुआ करते थे। इसी प्रकार आप आ जाइए फॉरेन मिनिस्ट्री की बात कर लीजिए। तो फॉरेन मिनिस्ट्री में आप देखिए इनको एक ढंग का फॉरेन मिनिस्टर नहीं मिला हुआ है। इनको ढंग का फॉरेन मिनिस्टर नहीं मिला है दोस्तों। फॉरेन मिनिस्ट्री जो है आज भारत की सबसे कमज़ोर क्यों है। आज आपके पास में नेपाल आपको आंख दिखाता है, चीन आपको जो है आपकी कई 10,000 किलोमीटर आपकी ज़मीन को हड़प कर बैठा हुआ है। इधर बांग्लादेश जो है वो आपकी नहीं सुनता, नीचे श्रीलंका आपकी नहीं सुनता। हाँ, बताइए आप, म्यांमार बर्मा जैसे लोग जो है वो नहीं सुनते आपके। तो दोस्तों, आसपास के जो इतने छोटे छोटे देश हैं वही आपकी नहीं सुनते। आप अमेरिका, रूस और चीन, इनको तो क्या आप आंखें दिखाएंगे दोस्तों। तो मैं वही कह रहा हूँ कि भारत की फाइनेंस मिनिस्ट्री को देखिए, चाहे फॉरेन मिनिस्ट्री को देखिए, और भारत के फॉरेन अफेयर्स की नीति को देखिए आप। इतनी ढुलमुल और इतनी कमज़ोर नीति कभी भारतवर्ष की कभी नहीं रही है। क्यों इतनी कमज़ोर है आज ये नीति? क्योंकि भारत के पास में, मोदी जी के पास में, यानी भारत की सरकार के पास में प्रॉपर जो लोग ही नहीं है जो मिनिस्ट्रियों को चला सकें। मैंने तो लाइन से गिना दिया आपको, चाहे होम मिनिस्ट्री हो, चाहे फाइनेंस मिनिस्ट्री हो, चाहे फॉरेन मिनिस्ट्री हो, हाँ, चाहे आपकी रक्षा मंत्रालय हो। ये जितने इम्पोर्टेंट जितने भी कार्य जो होते हैं एक सरकार में,
कहीं भी एक जो है प्रॉपर मिनिस्टर नहीं है इन लोगों के पास, तो कहाँ से चलाएंगे। एस जयशंकर जी को पकड़ के रखा हुआ है इन्होंने फॉरेन मिनिस्ट्री चलाने के लिए। वो तो जो है कि पूरे लाइफ टाइम जो है एक इंडियन फॉरेन सर्विस में रहे हुए व्यक्ति हैं, बताइए। वह इस उनके उनके जो है बॉडी लैंग्वेज जो है एक मिनिस्टर की है ही नहीं दोस्तों। वो तो मैं तो उनको आज तक भी देख के मुझे ऐसा ही लगता है कि भारत का कोई फॉरेन सर्विस का कोई ऑफिसर बाहर गया हुआ है दोस्तों। ठीक है। तो उनमें वैसे कुछ जिसे कहते हैं बोल्डनेस जो होनी चाहिए एक मिनिस्टर के अंदर में, वो है ही नहीं दोस्तों। इसीलिए तो भारत की फॉरेन नीति इतनी कमज़ोर पड़ी हुई है। आप देख लीजिए कि सबसे ये ट्रम्प जो है, जब से राष्ट्रपति बन के आए हैं, तो पूरे विश्व के अंदर में बेड़ियों में डाल के भारत के लोगों को बेड़ियों में डाल के भारत में भेजा गया है। विश्व में कहीं भी ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। मैंने पहले भी अपने वीडियो में कहा था, आप पहले भी मेरे वीडियोस को जाके देख सकते हैं। बेड़ियां डाल के भेजा गया है जैसे पता नहीं कहाँ के टेररिस्ट हो। ऐसा बेड़ियां डाल के अमेरिका की हिम्मत नहीं हुई कि अमेरिका के पास में कोलंबिया नाम का जो देश है वहाँ भी भेज सके। वहाँ भी ट्रम्प ने भेजना चाहा था बेड़ियां डालकर, तो वहाँ की राष्ट्रपति ने मना कर दिया था। जो लेडीज़ है वहाँ की राष्ट्रपति, उसने मना कर दिया था ट्रम्प को कि किसी भी हाल में मेरे देश के लोगों को आप बेड़ियां डाल के नहीं भेज सकते। ठीक है। हम अपने विमान को भेज के खुद अपने लोगों को जो है अपने देश बुलवा लेंगे। लेकिन भारत के लोगों को बेइज्जत करके एक बार दो बार नहीं, तीन तीन चार चार बार बेड़ियां डाल डाल कर, और सिर्फ 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 मेल जो है पुरुषों को नहीं, महिलाओं बच्चों के हाथ में बेड़ियां डाल डाल के भेजी गई है दोस्तों। तो पूरे विश्व में इतनी, जिसे कहते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल जो है इमेज खराब कर दी है ट्रम्प ने भारत की पूरे विश्व के सामने दोस्तों। क्या चीन के लोग नहीं हैं आज भी वो अमेरिका में? क्या रूस के लोग नहीं हैं वहाँ पर? क्या ईस्टर्न यूरोप के लोग नहीं हैं वहाँ पर? ठीक है। उन्हें तो किसी चीन के या रूस के किसी आदमी को आपने सुना है कि बेड़ियों में डाल के भेजा गया हो अमेरिका से? सिर्फ भारत के लोगों को बेड़ियां डाल के भेजा है दोस्तों। ठीक है। और भारत की सरकार आज मूक दर्शक बनकर बैठी हुई है दोस्तों। ये सच्चाई मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये बहुत ही कमज़ोर फॉरेन नीति है भारतवर्ष की। इसी प्रकार आप देख लीजिए कि ट्रम्प जो है आए दिन बड़े से बड़ा जो है घात जो है कर रहा है भारतवर्ष के नाम पर। मीडिया में आप देखते होंगे, कभी कहता है टैरिफ बढ़ा के टैरिफ जो है कम करो, भारत की सरकार तुरंत टैरिफ कम कर लेती है अमेरिकन गुड्स की इंपोर्ट के लिए। कभी वो कहता है कि हम टैरिफ बढ़ा देंगे भारत का जो भी एक्सपोर्ट होगा अमेरिका को, वो बढ़ा देता है दोस्तों। कभी कुछ आए दिन रोज की रोज कुछ ना कुछ जो है भारत के लिए। हाँ, आप देखते होंगे नेगेटिव वर्ड्स यूज़ कर रहा है ट्रम्प, लेकिन भारत जो है बिल्कुल मूक दर्शक और चुपचाप बन के बैठा हुआ है। मोदी जी चुपचाप बैठे हुए हैं, और एस जयशंकर जो यहाँ के फॉरेन मिनिस्टर है वो चुपचाप बन के बैठे हुए हैं। ये इस तरह की हरकतें क्यों हो रही है? इस तरह की बातें इसलिए हो रही है दोस्तों क्योंकि यहाँ की फॉरेन मिनिस्ट्री बहुत कमज़ोर है। फॉरेन मिनिस्ट्री जिस व्यक्ति के हाथ में है वो बहुत कमज़ोर है, और मोदी जी फॉरेन मिनिस्ट्री समझते ही नहीं है। न फाइनेंस की बातें समझते हैं, न फॉरेन मिनिस्ट्री समझते हैं, न रक्षा की कोई जो है टेक्नोलॉजी समझते हैं मोदी जी ने तो ये कहा था कि वो अगर काले बादल छा जाते हैं तो कोई भी विमान कहीं भी जाके जो है धावा बोल सकता है, जबकि हकीकत में ऐसा होता ही नहीं है। जो रेडार होता है उस वह आप विमान को किसी भी प्रकार से ट्रेस कर लेता है, चाहे बादल काले हों चाहे बादल साफ हो। तो मोदी जी तो कहते हैं कि काले बादल जो जब होते हैं तब ट्रेस नहीं कर सकता रडार मिलिट्री विमानों को। तो ये तो समझ है मोदी जी की। आप मोदी जी ने खुद अपनी समझ बताई है दुनिया में, मीडिया में सबके सामने।
तो दोस्तों मैं यही कह रहा हूँ कि भारतवर्ष के पास में आज सबसे कमज़ोर सरकार है। एक बात तो रह ही गई दोस्तों बतानी। आप रेलवे मिनिस्ट्री की बात करता हूँ। रेलवे मिनिस्टर जिस व्यक्ति को बना के रखा हुआ है, हाँ, वैष्णव जी हैं जो कोई, तो ये वैष्णव जी जो है वो आईटी मिनिस्टर भी हैं, रेलवे मिनिस्टर भी है, पता नहीं कितने कितने इनको मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो दे के रखा है मोदी जी ने, क्योंकि मोदी जी के पास तो ढंग के लोग ही नहीं है। और मोदी जी इनको ढंग का और रेलवे मिनिस्टर समझते हैं। और 2014 के बाद में इतनी बार रेल पलट गई है, कितनी बार ट्रेन एक्सीडेंट, कितनी बार ट्रेन हादसे हो गए हैं। भारत के 100 साल का इतिहास आप उठा के देख लीजिए, तो भारत के अंदर में जितने रेल हादसे नहीं हुए और जितने लोग नहीं मरे हों, वो पिछले 10 साल में जो है उतने हादसे हो गए और उतने लोग मारे जा चुके हैं दोस्तों। ये क्यों होता है इस तरह? क्योंकि जो भारत के पास में जो रेलवे मंत्री बन के बना मिला हुआ, जो भारत को जो व्यक्ति है, जो रेल मंत्री के रूप में मिला हुआ है भारतवर्ष को, वह काबिल ही नहीं है उस मिनिस्ट्री को संभालने के लिए दोस्तों। तो इस प्रकार की घटनाएं घटित हो जाती हैं। तो आप किसी भी मिनिस्ट्री को, मैं दोस्तों बोलता हूँ, आप जिस मर्जी मिनिस्ट्री को आप में कमेंट करके बता दीजिए, एक भी मिनिस्ट्री में एक भी व्यक्ति जो मिनिस्टर बना हुआ है वह नाकाबिल व्यक्ति है। ठीक है, ये तो मैं सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। उसके अलावा दुनिया भर की छोटी मोटी जो मिनिस्ट्रियाँ होती है, वहाँ कौन मिनिस्टर बन के बैठा हुआ है उसका तो पता भी नहीं है आज भारतवर्ष के लोगों को, कि पता नहीं कौन कौन वहाँ मिनिस्टर बन के बैठा हुआ है दोस्तों। लेकिन पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले हर एक मिनिस्टर जो होता था वह इतना काबिल व्यक्ति होता था, चाहे रेल मंत्री ममता बनर्जी हो, चाहे नीतीश कुमार रेल मंत्री बने हो, चाहे लालू यादव रेल मंत्री बने हो। ठीक है, ये ऐसे ऐसे मंत्री बने बने हैं कि जिन्होंने रेल मंत्रालय को जो कायाकल्प कर दिया था दोस्तों। फाइनेंस मिनिस्ट्री, ठीक है, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, हाँ, वाणिज्य मंत्रालय, इनकी तो बात ही आप छोड़ दीजिए। बहुत बड़े बड़े लोग हुआ करते थे, आज कहाँ हैं बताइए आप। मैंने तो आपको एजुकेशन मिनिस्ट्री की भी बात बता दी। मैंने आपको जो है जितनी भी इम्पोर्टेंट जितनी मिनिस्ट्रीज होती हैं भारतवर्ष में, सबका मैंने जो है गिना दिया। बाकी छोटे मोटे जो मिनिस्ट्री हैं, आपको पता ही नहीं है कि कौन कहाँ क्या बैठा हुआ है, क्योंकि यहाँ सिर्फ मोदी जी के अलावा तो कोई किसी की चलती है ही नहीं दोस्तों। इस वजह से भारत, मैं यही कह रहा हूँ कि भारत जो है आज, भारत की जनता को सबसे कमज़ोर सरकार मिली हुई है दोस्तों। सरकार मजबूत जो है इससे नहीं होती कि किस सरकार में कौन सी पार्टी को बहुत मेजोरिटी में सरकार बनी हुई है, या कौन सी पार्टी के पास में बहुत ज़्यादा भर भर के एमपी मिले हुए हैं दोस्तों। उससे मजबूत सरकार नहीं होती है दोस्तों। सरकार मजबूत तब होती है जब हर एक मंत्रालय को संभालने के लिए जो व्यक्ति हो वो एकदम मजबूत मंत्री, एक मजबूत व्यक्तित्व, एक मजबूत नेता मिला हो। ठीक है, एक मजबूत प्रोफेशनल मिला हो जो उस मंत्रालय को संभाल सके, क्योंकि उसको जो है उस चीज़ की समझ होती है। तब ऐसे ऐसे लोग मिलकर जब सरकार चलाते हैं तब उसे मजबूत सरकार कहा जाता है दोस्तों। भर भर कर, ठीक है, आपको 200 500 क्या मैं कहता हूँ 1000 भी आपको एमपी मिल जाएं, लेकिन उन 1000 लोगों में अगर कोई काम के लोग ही न रहें, जिनको कोई समझ ही नहीं हो किसी भी क्षेत्र की, जिस क्षेत्र के उनको आप मंत्री बना रहे हैं, तो कहाँ से आपकी मजबूत सरकार बनेगी? आप 1000 क्यों, 10,000 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना लीजिए, उससे थोड़ी भारत को मजबूत सरकार मिल जाएगी दोस्तों। मजबूत सरकार मैं फिर रिपीट करता हूँ, उसको बोलते हैं जहाँ जो मंत्री है, जो व्यक्ति मंत्रालय संभाल रहा है, ठीक है, जो मिनिस्टर उस मंत्रालय को संभाल रहा है, वो काबिल व्यक्ति हो, उसको उस मंत्रालय की समझ हो, ठीक है, एक्सपर्टीज हो, एक्सपीरियंस हो, ठीक है, या फिर पहले से जो है अपने जिसे कहते हैं अनुभव के हिसाब से जो है उसकी पकड़ हो, तब वैसा व्यक्ति जो है उस मंत्रालय को ढंग से चलाएगा। तब
वैसे लोग जब मिल के चलाएंगे तब एक मजबूत सरकार बोली जाती है दोस्तों। भर भर के झोले भर भर के एमपी मिल जाने से आपकी मजबूत सरकार नहीं हो जाती है। तो ये तो मैं केंद्र सरकार की बात कह रहा था। इसी तरह आप राज्यों में देख लीजिए, इनको ऐसे लोग मतलब ढंग के कोई लोग ही नहीं मिलते हैं चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए। पता नहीं कैसे कैसे लोगों को ये खोज खोज के चीफ मिनिस्टर बनाते हैं। कहाँ से राज्य आपके ठीक चलेंगे? आप किसी भी राज्य को उठा के, मैं फिर किसी भी आपको आप बताइए, मैं उस राज्य को उठा के, हाँ, और आपके साथ विवेचना करने को तैयार हूँ दोस्तों। आज भारतीय जनता पार्टी के पास में जितनी भी राज्य की सरकारें बनी हुई है, एक भी राज्य सरकार सही ढंग से काम नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो उनका जो मुखिया बनाया जाता है, जो चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है, ठीक है, वो ऐसे व्यक्ति को बनाया जाता है जिसके पास ना अनुभव होता है, न ज्ञान होता है, ठीक है, न एक्सपर्टीज होती है, न उसके पास में पहले से कुछ समझ होती है उस राज्य को चलाने की दोस्तों। ठीक है, और वैसे व्यक्ति को आप सीधा जो मुख्यमंत्री बना देते हैं उस राज्य का, तो उस राज्य का तो जिसे कहते हैं कि बिल्कुल बंटाधार होना ही होना है। आप चाहे राजस्थान का उठा लीजिए, चाहे मध्य प्रदेश को उठा लीजिए, चाहे गुजरात को उठा लीजिए। गुजरात में तो हर 6 महीने साल भर में एक मुख्यमंत्री चेंज कर देते हैं। अब तो पता भी नहीं है कि गुजरात में कौन मुख्यमंत्री बना हुआ है, कब हटा था, कब नया बना, नया जो बना वो कौन है, पुराना जो गया वो कौन था, पता ही नहीं है। तो मोदी जी के जो कार्य का जो सिस्टम है सरकार चलाने का, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो, ठीक है, मैं वही कह रहा हूँ कि फेल है टोटली। मैं फिर यही कह रहा हूँ कि मोदी जी जो है अच्छी सरकार कभी नहीं दे सकते हैं। न केंद्र को दे सकते हैं, भारतवर्ष को केंद्र में दे सकते हैं, न किसी राज्य में जो है उस राज्य को एक अच्छी सरकार दे सकते हैं। मोदी जी सरकार अच्छी नहीं दे सकते लोगों को। मोदी जी जो है अपनी भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिता सकते हैं दोस्तों। चुनाव मोदी जी जिता सकते हैं, चुनाव की मशीनरी बना सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को। ठीक है, एक चुनाव जीतने की मशीन बना सकते हैं जिसमें साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से चुनाव आप जीतिए बस। लेकिन चुनाव जीतने के बाद में इनके पास जो है कोई न ढंग के लोग होते हैं जो सरकार चलाएं, न राज्य में होते हैं न केंद्र में होते हैं दोस्तों। तो इसीलिए मैं आपके सामने ये विवेचना पेश कर रहा हूँ कि मोदी जी जो है वह एक सफल प्रधानमंत्री इसीलिए नहीं हो सकते हैं क्योंकि उनके पास वो जो है एक अच्छी सरकार न केंद्र में दे सकते हैं, न उन्होंने उन्होंने राज्यों में के सरकारें दी है, और न अपने जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात में तब उन्होंने अच्छी सरकार दी है दोस्तों। अब आपके हाथ की ये समझ की बात है, आपके मस्तिष्क की समझ की बात है दोस्तों, कि आप मेरे जो बात मैं कह रहा हूँ उसको आप शायद समझे हो। ठीक है, या आप आपका क्या इसमें प्रतिक्रिया है, आप बताइए दोस्तों। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको विवेचना कर करके बताई है दोस्तों ये बात, कि एक पार्टी चलाना और पार्टी से जो है आप को चुनावों में जीत दिलवाना एक अलग चीज़ होती है, लेकिन एक सरकार चलाना एक अलग चीज़ होती है। मोदी जी भारतीय जनता पार्टी को चुनाव की मशीन बनाकर और चुनावी मशीन बनाकर चुनाव जिताने में, ठीक है, महानतम जो है लेवल पे आते हैं। ये इस बात में कहीं कोई दिक्कत नहीं है कहने में, क्योंकि वह बिल्कुल साम दाम दंड भेद जो है हर तरीके का यूज़ कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी जो है एक अच्छी सरकार कभी भी जनता के लिए नहीं दे सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट मैटर करता है जनता के लिए अच्छी सरकार है, क्योंकि अच्छी सरकार से ही जनता का जीवन चेंज होता है, एक राष्ट्र को डेवलपमेंट मिलता है, राष्ट्र प्रगति के पथ पे चलता है, एक राज्य प्रगति के पथ पे चलता है। वहाँ पे जो पॉलिसी बनती है वो लोगों के काम के हिसाब की पॉलिसियाँ बनती है, जिससे जीवन में जो है लोगों को प्रगति महसूस होती है। ठीक है, लोगों को जो नौकरियां हैं,
लोगों को जो भी चीज़ें चाहिए सरकार से वह तभी मिल सकती है जब एक अच्छी सरकार हो। तो भारत को और देश को चेंज करना है, करने के लिए और भारत को डेवलपमेंट की तरफ, ठीक है, प्रगति की तरफ लेके जाने के लिए अच्छी सरकार की ज़रूरत है दोस्तों। न कि किसी एक अच्छी पॉलिटिकल पार्टी की जो सिर्फ एक चुनावी मशीन के अलावा और कुछ भी ना हो। दोस्तों ये सारी विवेचना आपके सामने रखी। आप इसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं तो ज़रूर जोड़िए। आपका जुड़ने के लिए दोस्तों तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दोस्त यश सिंह, साइनिंग ऑफ। सत्यमेव जयते।